बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एक्स रेज। एक्स रेज को 1895 में रोंटगन ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। यानी उसने बाकायदा कोई प्लान नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि मैंने एक्स रेज को डिस्कवर करना है। बाय चांस उसको पता लग गया। कैसे? In 1895 AD, W. Rontgen accidentally observed that when fast-moving electrons, cathode rays collide with metal anode in discharge tube, highly penetrating short wavelength radiations are produced. इसने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेस होती हैं, कैथोड रेस का आपको पता है ना? कैथोड रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रेस कैथोड से निकल रही होती हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, यानी 2 प्लेट्स लगी होती हैं। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया होता है और एक को बैटरी के नेगेटिव के साथ। जिसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया होता है ना, उस प्लेट को हम कहते हैं कैथोड, और जो प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है उसको कहते हैं एनोड। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं ना इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो कैथोड में से रेडिएशंस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं कैथोड रेज। वो एनोड की तरफ जाती हैं और इन कैथोड रेज के अंदर असल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो रोंटगन ने ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड रेज एनोड के साथ टकराती हैं तो एनोड में से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडिएशंस की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और वो रेडिएशंस हाईली पेनिट्रेटिंग है। हाईली पेनिट्रेटिंग यानी चीज़ों के अंदर घुस जाने की उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर एंटर होना, अंदर घुस जाना। तो इन रेस को नाम दिया गया, पहले तो रोंटगन रेस, फिर बाद में नाम रखा गया एक्स रेस। ये रेस पेपर, ग्लास, रबर, मेटल, यहाँ तक के ह्यूमन फ्लैश में से भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। फ्लैश मतलब होता है गोश्त। अगला जो पार्ट है ना, टाइप्स ऑफ एक्स रेज, इनको पढ़ने से पहले हम प्रोडक्शन देख लेते हैं। जब आपको प्रोडक्शन का पता होगा ना, तब आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बनती कैसे हैं असल में? एनोड में ऐसा भी क्या होता है कि वहाँ से एक्स रेज निकलती हैं? X-rays can be produced in a special type of discharge tube in which cathode is a heated filament. हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होनी चाहिए जिसके अंदर कैथोड भी हो और एनोड भी हो। कैथोड हीटेड फिलामेंट हो। फिलामेंट का मतलब होता है एक पतली सी तार, थिन वायर। और हीटेड फिलामेंट यानी कि वो कैथोड बहुत जल्दी गर्म हो जाए, ऐसा कैथोड होना चाहिए। क्योंकि जब कैथोड गर्म होता है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे तरीके से निकलते हैं। तो अगर कैथोड हीटेड फिलामेंट होगा तो कैथोड रेस भी अच्छी प्रोड्यूस होंगी। अंडर हाई वोल्टेज 5000 volt and very low pressure 0.001 mm, cathode rays are emitted from cathode and travel towards anode where they strike with high speed. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, 0.001 mm। वैक्यूम पंप लगा होता है, उसके ज़रिए अंदर से निकाल ली जाती है एयर, ताकि अंदर प्रेशर कम हो। और कैथोड और एनोड, इनको बैटरी के साथ भी कनेक्ट किया होता है ना, तो वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 5000 वोल्ट होने चाहिए। जब प्रेशर अंदर कम होगा, इसको वोल्टेज भी प्रोवाइड करेंगे, तो कैथोड रेज निकलेंगी और जाके एनोड के साथ टकराएंगी। The transition of electron occurs in the anode atoms which cause the production of X-rays photon. इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, तब एक्स रेज बनती हैं। देखते हैं कैसे। कैथोड रेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जब ये एनोड के साथ जाके टकराएंगे, तो एनोड के अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे ना, कैथोड रेज वाला इलेक्ट्रॉन उस एटम के इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। यानी जब वो उसके साथ टकराएगा ना, तो उसको वहाँ से निकाल देगा। अब उस शेल के अंदर जगह खाली हो गई है, तो इस जगह को फिल करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके उस इनर शेल में आएगा और इससे एनर्जी भी रिलीज होगी। और वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जितना इन दोनों शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होगा, E2 माइनस E1। तो अब ऐसा करने से, यानी जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल के अंदर जंप करके आएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी एक्स रेज की फॉर्म में रिलीज होगी। और इन एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है।
एक्स रेज ये भी तो रेडिएशंस ही है ना, इनके अंदर भी एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, यानी कि क्वांटम की फॉर्म में। मैंने आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बताया था ना कि लाइट के लिए हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं वर्ड फोटोन, लाइट के पैकेट्स के लिए। तो वो सिर्फ लाइट के लिए नहीं है बल्कि हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए है। एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी में ही आती हैं, तो इसलिए इनके भी जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। अच्छा, ये जो एक्स रेज बनी है ना, इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। क्यों ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एनोड के मेटल पे डिपेंड करती हैं। एनोड किस मेटल का बना हुआ है? हमने एनोड टंगस्टन का बनाया है या फिर मोलिब्डेनम का बनाया है या जिस भी और मेटल का बनाया है, एक्स रेज उन पे डिपेंड करती हैं। यानी कि सारे अलग अलग मेटल्स थोड़ी सी अलग तरह की एक्स रेज बनाती हैं। तो एक्स रेज एनोड मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। हॉस्पिटल के अंदर भी जो एक्स रेज होते हैं ना, उनके लिए भी एक्स रेज इसी मेथड के जरिए बनती हैं। एक्स-रे ट्यूब होती हैं उनके पास, उनकी सारी वर्किंग बिल्कुल इसी डिस्चार्ज ट्यूब जैसी होती है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्स-रेज। मोस्टली यूज्ड डिफरेंट एनोड्स एंड एनालाइज्ड द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज। मोस्टली एक साइंसदान था, इसने अपने तजुर्बे किए, डिफरेंट मेटल्स को एज एन एनोड यूज किया इसने, और उनसे जो एक्स-रेज बनी उनकी इंटेंसिटी को चेक किया कि कौन सा मेटल किस तरह की एक्स-रेज प्रोड्यूस कर रहा है। मैं बार बार लफ्ज़ कह रही हूँ मेटल। तो एक्स-रेज की प्रोडक्शन में एनोड मेटल ही लिया जाता है, यहाँ तक कि कैथोड भी मेटल का ही होता है। तो डिफरेंट एनोड्स यूज़ करने से मोज़ले ने देखा कि डिफरेंट इंटेंसिटीज की एक्स-रेज बन रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ्स देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक्स-रेज। तो वेवलेंथ की बेस पे दो मेन तरह की एक्स-रेज की स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। एक को हम कहते हैं के सीरीज, एक को कहते हैं एल सीरीज। इनकी जो मेन डेफिनेशन है ना, बुक में वही मिसिंग है, मेन पॉइंट तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। के सीरीज वाली एक्स-रेज तब बनती हैं जब एनोड के शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है। फर्स्ट शेल को कहते हैं के, उसके बाद एल, एम, एन, इस तरह से नेम्स होते हैं ना। तो जब कैथोड रेज एनोड के एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती हैं और उससे जो एक्स-रेज बनती हैं उनको हम कहते हैं के सीरीज। और अगर कैथोड रेज एन शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करें और उसके रिजल्ट में जो एक्स-रेज प्रोड्यूस होंगी उसको कहते हैं एल सीरीज। और इनके मुतालिक लिखा हुआ है कि के सीरीज लार्ज एटॉमिक नंबर वाले मेटल्स बनाते हैं। यानी हमने एनोड के लिए ऐसे मेटल्स चूज किए हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो आमतौर पे के सीरीज बनती हैं। के सीरीज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक तरह से के सीरीज वाली एक्स-रेज बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और एल सीरीज आमतौर पे तब बनती हैं जब एनोड हमने ऐसे मेटल का बनाया है जिसका एटॉमिक नंबर थोड़ा कम हो, और इससे जो एक्स-रेज बनती हैं उनकी वेवलेंथ भी थोड़ी ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। तो के सीरीज और एल सीरीज, इन दोनों में से के सीरीज वाली एक्स-रेज अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अब आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक्स-रेज की। एक्स-रेज की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये इनविजिबल होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, यानी वो खला में से, स्पेस में से भी गुजर जाती हैं। जैसे जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट, हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि वो स्पेस खला में से गुजर के हमारे तक पहुंच रही है और उसको कोई मसला नहीं है पहुंचने में। लेकिन जो साउंड एनर्जी होती है वो स्पेस में से नहीं गुजर सकती। वो अगर हमारे पास कोई मीडियम है, जैसे हवा मौजूद होती है ना आसपास, तो ही हमें एक इंसान की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में नहीं आती। एक्स रेज की वेवलेंथ 0.1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड जैसी होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेशन पावर, जैसे जैसे एक्स रेज की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, पेनिट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। कैथोड रेज की तरह एक्स रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ किसी तरफ भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। फोटोग्राफिक फिल्म को ये अफेक्ट करती हैं।
अगर फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर ये पड़ेंगी तो उसको डार्क कर देती हैं, ब्लैक कर देती हैं। इसी इनकी क्वालिटी को हम जब एक्स-रे करते होते हैं ना, वहाँ भी यूज़ करते हैं। एक फोटोग्राफिक फ़िल्म होती है, एक्स-रेज़ जब बॉडी में से गुज़र के पीछे की तरफ जाती हैं ना, तो बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, जब वो उनके साथ टकराती हैं, तो पीछे फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर वो नहीं पड़ती। तो वो वाला हिस्सा व्हाइट ही रह जाता है और बाकी फोटोग्राफिक फ़िल्म डार्क हो जाती है। इस तरह से बोन्स का स्ट्रक्चर उस फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर आ जाता है। एक्स-रेज़ के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो गैसेस को आयोनाइज़ भी कर लेती हैं। गैस को आयोनाइज़ करना यानी उनको आयन्स में कन्वर्ट करना। क्योंकि एक्स-रेज़ जब गैस के एटम के साथ टकराएँगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो बन जाएगा पॉज़िटिव आयन। और एक्स-रेज़ लिविंग सेल्स को डैमेज भी कर सकती हैं, लेकिन जहाँ ये डैमेज करती हैं, अगर इनको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो इनके फ़ायदे ज़्यादा हैं। क्या फ़ायदे हैं? शुरू-शुरू में तो एक्स-रेज़ को सिर्फ़ ब्रोकन आर्म की सेटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता था। पहले तो एक्स-रे करके डायग्नोज़ करेंगे कि फ्रैक्चर हुआ कहाँ पे है। उसके बाद बोन को सेट करते वक़्त ही एक्स-रे किए जाते थे ताकि पता चले कि बोन सही जुड़ रही है या नहीं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ फ़ायदे मज़ीद होते गए इसके। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी को कहीं गोली लग गई है कोई या कोई और मेटल की सब्सटेंस उसके अंदर चली गई है, उसके गोश्त के अंदर, तो एक्स-रे के ज़रिए हम उसका भी पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है। डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं टीथ को अंदर से देखने के लिए। एक्स-रेज़ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। कैंसर को ख़त्म करने के लिए एक टेक्नीक होती है जिसको कहते हैं रेडियोथेरेपी। इस थेरेपी के अंदर रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं और वो रेडिएशंस आम तौर पे एक्स-रेज़ ही होती हैं। तो देखेंगे एक्स-रे का कितना बड़ा फ़ायदा है कि ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक्स-रेज़ सामान को चेक करने के लिए भी यूज़ हो जाती हैं। बैबेज सामान यानी जिसे लगेज भी कहते हैं, जब उसके ऊपर से हम एक्स-रेज़ को गुज़ारेंगे ना, तो अंदर जो सामान होगा डिफरेंट चीज़ों में से एक्स-रेज़ अलग तरीके से गुज़रेंगी। जैसे कपड़ों में से उनकी गुज़रने की सलाहियत और होती है और अगर अंदर कोई वेपन्स या फिर नाइफ़ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनके अंदर से एक्स-रेज़ और तरीके की गुज़रेंगी और वहाँ पे जो स्पेशल स्टाफ होता है, फिर वो पता लगा लेता है, उनके पास इतनी सलाहियत होती है कि वो उस इमेज से पता लगाएँ कि अंदर क्या सामान मौजूद है। क्रिस्टलोग्राफी यानी क्रिस्टल्स की स्टडी के अंदर क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए एक्स-रेज़ यूज़ होती हैं और इस टेक्निक को बाकायदा नाम भी दिया गया है एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। आगे मोज़ली लॉ जो लिखा हुआ है ना, ये टॉपिक भी इसी से ही मिलता-जुलता है, ये भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोज़ली ने अपने तजुर्बे किए थे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को एज़ एन एनोड इसने यूज़ किया था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसने 38 एलिमेंट्स एल्यूमीनियम से लेके गोल्ड तक, आप देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना, इसने उनको बारी-बारी एनोड बना के देखा और ये तजुर्बा इसने किया था 1913 एडी में। तो इसने नोट किया कि एक्स-रेज़ की वेवलेंथ उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस पे डिपेंड कर रही है। जितना हैवी मेटल यूज़ कर रहे थे ना, एक्स-रेज़ उतनी ही छोटी वेवलेंथ की बन रही थी। यानी कि एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा, तो एक्स-रेज़ की वेवलेंथ कम और एक्स-रे की जितनी वेवलेंथ कम हो, एक्स-रेज़ उतनी ही अच्छी बनती हैं। फर्दर ऑब्जर्व किया इसने कि एक्स-रेज़ की फ्रीक्वेंसी उस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एनोड के लिए आपने जो एलिमेंट यूज़ किया है ना, उसकी एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं, उनके साथ एक्स-रेज़ की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस एटम के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, तो उससे एक्स-रेज़ की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बनेगी। आपको पता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते होते हैं एटॉमिक नंबर को। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इससे पहले एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था। मोज़ली ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। तो अगर कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर किसने इजाद किया, तो हम कहेंगे मोज़ली ने। 1913 में ये कॉन्सेप्ट निकाला था एटॉमिक नंबर का और 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मोज़ली मर गया था। किताब में यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई है कि इसने एटॉमिक नंबर कैसे डिस्कवर किया, तो उसको रहने देते हैं। मोज़ली ने अपना एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं मोज़लीज़ लॉ। ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट।
फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे लिखा हुआ है -b, यानी थोड़ी-सी करेक्शन की ज़रूरत होती है, एक वैल्यू को माइनस किया जाता है इसमें से। फिर आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया a। तो ये था हमारा एक्स रेज़ का टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम।